नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते नैब तरामीम को उड़ा कर रख दिया है। बड़े बड़े सियासी नाम एक बार फिर नैब केसेस के शिकंजे में आ गए हैं। साबिक PDM हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने जिन मुश्किलात से अपने नैब केसेस को ख़त्म करवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम केसेस दोबारा से बहाल कर दिए हैं। पिछले साल जून में PDM हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर की थी। जब इस ऑर्डिनेंस की राह में आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान रुकावट बने तो PDM जमातों ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसे मंजूर करा लिया। ऐसी कानून साजी के तहत बहुत सारे मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नैब कानून में की गई 10 तरामीम में से 9 तरामीम को कलअदम करार दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए की हद तक रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार से खारिज करने की शिक कलअदम करार दी जाती है। अवामी ओहदों पर रहने वाले तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम इंक्वायरीज और केसेस नैब और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ और नैब 7 दिन के अंदर तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड नैब और मुतल्लिका अदालतों को भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ न सिर्फ प्ली बार्गेन के हवाले से नैब तरमीम को कलअदम करार दिया, बल्कि इसकी रोशनी में होने वाले नैब कोर्ट्स के फैसलों को भी कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम में बेनामी जायदाद की तारीफ, आमदन से जायद असासों की तारीफ और बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की तरमीम को भी आइन के बरक्स करार दिया। अदालती फैसले में आमदन से ज़्यादा असासा जात वाली तरामीम को सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब सवालात उठ रहे हैं कि अब किन सियासतदानों के केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं जिनको PDM हुकूमत अपनी तरफ से इन नैब तरामीम की रोशनी में उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है इसके मुताबिक साबिक सदर और 6 वज़ीर आज़म समेत बहुत सी सियासी शख्सियात के नैब केसेस दोबारा बहाल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नैब तरामीम का कलअदम होने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना केस दोबारा बहाल हो गया है। आसिफ अली जरदारी और उनके साथियों के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का रेफरेंस भी रीओपन हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस अब स्पेशल जज सेंट्रल से एक फिर एहतसाब अदालत के हवाले किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के केसेस भी खुलने जा रहे हैं। इसहाक डार के खिलाफ असासाजात केस और सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस भी एहतसाब अदालत में मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस, राजा परवेज़ अशरफ का रेंटल पावर केस भी अब ओपन हो जाएगा। नैब अदालतों से वापस होने वाले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस और ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है इस पर PDM हुकूमत में इत्तेहादी रहने वाली जमातें खुश नहीं है। इस फैसले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इसे मतनाज़े बेंच का फैसला करार दिया है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा इस हवाले से ज़रा देखिए। ये एक मुतनाज़े बेंच और जजेस का फैसला है। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो इस अदारे को मुतनाज़ा बनाने में जो किरदार अदा किया है, शायद इस फैसले ने उसमें और इजाफा किया है कि मैं अपनी जमात में भी उस वक्त भी इस बात का हामी था कि नैब का ये जो कानून जिसे बेरहमाना कानून कहा जाता है, मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। हमने तो इसको भुगत लिया है तो किसी और को भी भुगतने दें और उसके बाद फिर इसको अमेंड करें। अब जो है वो कानून अपनी उसी जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 की अक्सरियत से सामने आया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का एक तफसीली इख्तलाफी नोट भी शामिल है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया इसे पार्लियामेंट ही कलअदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी ख़त्म नहीं होती। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं है बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये सवाल कि पार्लिमानी आइनी जमहूरियत की अहमियत का है।
है। ये सवाल रियासत की 3 सुतूनों और ताकत की तकसीम का है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। निहायत एहतराम के साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले से मैं इख्तलाफ करता हूँ। केस में पहला सवाल यकतरफा तरमीम का नहीं है बल्कि ये पार्लियामेंट के एहतराम का है। केस में बुनियादी सवाल आईनी जमहूरियत में पार्लिमानी अहमियत और इख्तियारात की तकसीम का है। केस में सवाल अदालत के दायरा इख्तियार का है जो कि गैर मुंतखब जजेस पर मुश्तमिल होती है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट की बालादस्ती पर, पार्लियामेंट का जो राइट है, पार्लियामेंट के जो कानून साजी का एक इख्तियार है, जो 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है पार्लियामेंट, उसके इख्तियारात पर बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में। इसकी क्या अहमियत है और सबसे बढ़कर अहम सवाल कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सियासतदानों पर दोबारा केसेस रीओपन होंगे, इलेक्शंस भी होने वाले हैं, नई पार्लियामेंट भी ज़ाहिर है बनेगी, फिर आखिर ये कानून कैसे चैलेंज होगा, मामला फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होगा कि जो मुल्जिम है जिनके बारे में केसेस बने हुए हैं आखिर ख़ुद वो कैसे इस कानून को बदल सकते हैं। तो बात फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ही आएगी जब नई पार्लियामेंट बनेगी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। एहसान साहब, पीडीएम तो तनकीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर, बिल्कुल इसको वेलकम नहीं किया गया है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जिन्होंने चैलेंज किया था इन नैब तरामीम को, वो आज भी खुश है इस फैसले पर, हालांकि इमरान खान को इससे फ़ायदा भी हो सकता था। कैसे देखते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आज के फैसले के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 3 इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होंगे। एक इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो सारी पोजीशन जो मई 2022 से पहले थी नैब लॉ की या नैब कोर्ट्स के अंदर जो रेफरेंसेस चल रहे थे या जहाँ जहाँ पे भी अपीलें या इंक्वायरीज चल रही थी या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो पोजीशन जो है वो उसी पे चला जाएगा, यानी कि बैक टू द क्लॉक पे आप पोजीशन ले जाएंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जब आपने उसको उस पोजीशन पे लेके गया है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आई है कि जब मई के अंदर ये अमेंडमेंट्स आई और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को रोका नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला देंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़ा अनयूजुअल है कि आपने इस तरह के केस के ऊपर 53 आपने हेयरिंग्स की, तकरीबन 1.25 साल आपने केस को चलाया और आपने फैसला उस वक्त दिया कि जब आपका आखिरी दिन है। चूँकि यूजुअली होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हों या इम्पॉर्टेंट केसेस चल रहे हों तो चीफ जस्टिस जो हैं उनको फैसला भी करते हैं और उसके अंदर चूँकि एक रिव्यू आना जो है वो एक लीगल उसका रिएक्शन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस खुद ही सुनना चाहते हैं कि मैं इस केस को रिव्यू सुनूं और अमूमन जनरली भी होता ये है कि रिव्यू वही लोग सुनते हैं कि जिन्होंने फैसला किया हो। अगली जो इस चीज़ के अंदर इम्पैक्ट आएगा कि क्या ये 7 दिन के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेबल हैं, तो ये जो हैं वो लीगली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 350 से ज़्यादा केसेस 2022 के वापस हुए। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के अंदर है कि आपने वो सारी चीज़ें जो थी वो आपने 1.25 साल तक होनी दी, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब वो प्रोसेस इस नैब के अंदर है और उसके बाद अब डेफिनेटली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू के अंदर जाएगी और जब रिव्यू के अंदर जाएगी तो ये एक चीज़ सामने आएगी कि जितनी देर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला नहीं करती उतनी देर तक ये चीज़ें जो हैं वो इसी पोजीशन के अंदर रहेंगी। चूँकि चीज़ ये है कि जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने रिव्यू के ऑर्डर के अंदर ये नहीं कहेगी कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो तो वो फेडरल गवर्नमेंट या नैब जो है वो इस चीज़ के ले सकता है कि जी जब रिव्यू का फैसला आएगा मैं उस चीज़ पे कहूँगा। तो लिहाजा मामला यहाँ पे एंड नहीं आता। एक्सपेक्टेड था एक फैसला जिन 4-5 चीज़ों पर उन्होंने कहा 27 के करीब अमेंडमेंट्स आई थी नैब के अंदर, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स आई थी जो 17 अमेंडमेंट्स थी 2023 में आई, उसके बाद 5 अमेंडमेंट्स का फैसला आया। 10 नहीं चैलेंज हुई, वो 27 चैलेंज हुई हैं और वो भी पार्शली जो है वो उन्होंने उन अमेंडमेंट्स को सेट असाइड किया, बाकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स को उन्होंने छेड़ा भी नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये फैसला जो है वो अल्टीमेटली जो है वो अब आइंदा चीफ जस्टिस के हैं, वो फैसला करेंगे कि वो किस तरह बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म चाहेंगे, जब तक रिव्यू का फैसला नहीं होगा
तो तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो नहीं सकती है, तब तक केसेस रीओपन हो नहीं सकते हैं। जो चीज़ें बहाल होनी है, जैसे रिमांड का जो मसला था, पहले 90 से 14 दिन हुआ, 14 से 30 दिन हुआ, फिर जो बारे सबूत था वो मुलजिम पर नहीं था, नैब तरमीम के ज़रिए वो नैब पर डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें तो रिवर्स हो गई ना, कि ये भी नहीं हुई? नहीं, मैं अब आपको मैं आपको बताऊं, इस दिन के तो दो चीज़ें। एक वो चीज़ें हैं कि जिनकी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी कि अगर आप किसी चीज़ शख्स को पकड़ते हैं तो पहले नैब के अंदर 90 दिन था, फिर 14 दिन आया और फिर उसके बाद अमेंडमेंट आई 30 दिन की। हाँ। लिहाजा ये है कि अब 90 वाले दिन वाली जो है पोजीशन जो है वो बहाल हो जाएगी। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये आएगा कि जी जो नैब के अंदर प्रोसिक्यूशन या वो सारी चीज़ें हैं वो चलेंगी। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो केसेस ख़त्म हो गए हैं, जो वापस चले गए हैं। अब वो चीज़ें जो वापस चली गई हैं वो 6 दिन का प्रोसेस, ये 7 दिन का प्रोसेस नहीं है, उस पर टाइम लगेगा। नैब उन्हें दोबारा लेके आएगा, फाइलें खुलने में कौन सा टाइम लगेगा? जाएंगे, अपील्स को रिवाइव आएगा। चले 7 नहीं, मतलब कि फैसले का इम्पैक्ट क्या है? फैसले का इम्पैक्ट ये है कि केसेस रीओपन होने हैं। देखिए फैसले का इम्पैक्ट ये है कि जो पोजीशन इस अमेंडमेंट से पहले थी वो पोजीशन रीस्टोर हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उसके अंदर ये है कि मुनासिब उस वक्त भी ये था कि जब चीफ जस्टिस के पास ये मामला आया था या बेंच पे आया था, तो एक इसके ऊपर बड़ा बेंच तश्कील देते और दूसरा इस प्रोसेस को रोकते। अगर वो समझते थे कि इस प्रोसेस को हमने अल्टीमेटली जाके सेटिसाइड करना है तो उस प्रोसेस को रोकते, ताकि ये जो चीजें आज तक हुई हैं उन चीजों को रिवर्स करने के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आती। अब आपके सामने कैसे रोक सकते थे इसको? रोक सकते थे ना, जिस तरह आप देखें फैसले, देखें आप ये देखें कि जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने पास किया तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने प्रीएम्प्टिव किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले उन्होंने बिल को सस्पेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ना कि जब वो अमेंडमेंट्स आई थी, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती कि मैं इन अमेंडमेंट्स को फर्दर जो है वो रोक देती, इन पे इम्प्लीमेंटेशन होना जब तक मेरा फैसला ना आए। और उसके अंदर दूसरा ये था कि लार्जर बेंच बना के इसका जल्दी फैसला करते। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, जिन चीज़ों पर 4-5 चीज़ों पर पॉइंट ऑफ व्यू किया है उस पर दोनों ही कॉम्पिटेंस है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बात में भी वजन है और चीफ जस्टिस की बात में भी वजन है। तो उस वजन को था, आप उसके अंदर जाके अगस्त सितंबर तक इसको फैसला कर देते ताकि इस मुल्क के अंदर जो था वो एक, अगर नई अमेंडमेंट्स भी आई थी 17 वो भी ना आती, उसके बाद जो 5 आई हैं वो भी ना आती, और फिर पार्लियामेंटेरियंस को भी पता होता कि हमने दोबारा लॉ बनाना है, नए बनाना है, किस तरह बनाना है। तो अब उन्होंने जाती दफा फैसला उस वक्त किया है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, एक फैसला कर दिया है, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए टाइम लगेगा और उसके लिए मैंने आपको बताया कि प्रोसेस तो रिवाइव हो गया है, लेकिन उसका जो फैसला है वो आएगा अब आपके रिव्यू के बाद। और रिव्यू के अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुनासिब ये होगा कि जो पिछले 3-4 साल की प्रैक्टिस हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिलेक्टिव बेंचेस वाली या एक माइनर बेंचेस वाली चल रही है, उस पे जाने की बजाय एक बड़ा बेंच तश्कील दें और फौरी तौर पे अगर ये केस फाइल होता है तो इसको डे टू डे हियरिंग करके फैसला करें। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उस पर रही हैं जी। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी साहब और बहुत से सियासी, ये दोबारा इसको स्पेसिफिक ना करें, ये दोबारा मुल्जिमान की हैसियत में, मुल्जिमान की हैसियत तो दोबारा हो गई ना इनकी। नहीं, वो तो हो गई ना। मैंने तो आपसे 2-3 दफा बार बार गुजारिश की है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है, उस फैसले की वजह से जो अमेंडमेंट से पहले पोजीशन थी, अगर कोई मुल्ज़म था तो वो मुल्ज़म है, अगर कोई मुजरम था यानी कि उसकी अपील किसी जगह पेंडिंग थी वो है, अगर वो किसी इंक्वायरी के अंदर इन्वॉल्व था वो है, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज थी या उसके एसेट्स वाला मामला था या उसके बैंक अकाउंट्स वाला मामला था, मामला तो उसी जगह पे है। लेकिन मैं अब आपको आइंदा की चीज़ बता रहा हूं कि मामला अब यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं देगी, ये मामला इसी तरह चलेगा। और इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि आने वाले चीफ जस्टिस इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाए, सारे जजेस को इसके अंदर शामिल करें, चूंकि एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी जजमेंट है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब किया इस चीज के अंदर, ये तो दो राय नहीं है। लेकिन अब ये है कि इस वंस फॉर ऑल इस इशू को डिसाइड होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म
क्या है, इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस किस तरह होनी चाहिए, उनको बायस नहीं आना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी हमने टीयर्स करप्शन रोकने के लिए बनाए हुए हैं, उसकी जगह हम एक नेशनल एंटी करप्शन या नेशनल एंटी क्राइम एजेंसी को लेके आए, ताकि इस मुल्क के अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी हो वो फ्री हो, अबव द बोर्ड हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट देके और जवाब भी पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है कि कल को भी पार्लियामेंट अगर इस कानून को बदलना चाहे, तरमीम करना चाहे, तो जिन जाहिर है जो सियासतदान है, कल इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट में आना है, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनके ऊपर नैब केसेस चल रहे हैं, तो क्या ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा कि वही लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं वही कैसे कानून बदल सकते हैं? देखें, चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली है इस तरह का कि पार्लियामेंट के ही पास जो है वो लेजिस्लेट करने की पार है, लेकिन जो 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर जाके आगे सेर हासिल बहस भी आएगी, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, मैं उसको पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कहता हूँ। कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये है कि आप एक ऐसी लेजिस्लेशन कर ले हैं जिससे एक क्लास ऑफ जो हैं लोग उन्हें फ़ायदा आया और उसके अंदर ये पार्लियामेंटेरियंस भी उस चीज़ के अंदर आए हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो इंपॉर्टेंट है वो बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात है कि आपके लॉ के अंदर पहले ये था कि ये ओनस जो था वो एक्यूज के अंदर था और बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस जो बर्डन है वो एक्यूज पे डाल दिया और नैब का जो शिफ्ट था उसे वापस कर दिया है। फिर इसी तरह प्री बारगेनिंग था, लेकिन मैं ये दूसरे उसको मैं जरा इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मुल्क से आने वाली जो शर्तें थी उसको भी खत्म कर दिया गया था ना, कि वो भी अदालत में नहीं, वो भी नहीं मान सकते, अब वो भी सिस्टम एक्टिव हो गया है। देखें, वो तो ये था वो तो ये था कि जब आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाली बात आती है, हाँ। तो उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के अंदर दुनिया की हर एजेंसी जो है उसको कॉपरेट करती है और उसे कॉपरेट करना चाहिए, और वो कॉपरेशन जो है किसी भी मुल्क की गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए होना जरूरी है। तो चीजें तो ऐसी हैं थी कि जिसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए था और उन्हीं एरियाज को सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन मैं इसकी टाइमिंग के ऊपर, एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर और उसका फ्यूचर वे फॉरवर्ड के अंदर जा रहा हूं। और वो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर करती हैं कि अगर ये फैसला पहले आ जाता, बड़ा बेंच इस चीज़ को फैसला करता, तो चीज़ कुछ और होनी थी। अब चूंकि फैसला जिस वक्त आ गया है और अब ये मामला जो है जिसके अंदर एक डाइसेंटिंग नोट भी है और वो चीफ जस्टिस जो चले गए उस केस को सुनेंगे नहीं, अब क्या व्यू लेते हैं जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। लेकिन जो भी चीज़ आए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लेजिस्लेशन है ये बिल्कुल आउटडेटेड है। ये पहले भी पर्सन क्लास स्पेसिफिक थी, अभी भी है, इसको इंप्रूव करने की गुंजाइश है कि आप दुनिया के अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस लें, इस मुल्क के अंदर एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लेके आएं और जो भी शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दें और लोगों के लिए एग्जांपल्स भी करें और टाइम बाउंडेड करें। हाफिज अहमद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन जब बात हम करें पाकिस्तानी सियासत की तो ये सियासत हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बेरहम हो जाती है। यहाँ तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। मुस्लिम लीग नून ने भी 2018 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का नारा लगाया। मियां नवाज शरीफ जेल और बाद में लंदन चले गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक नई शक्ल सामने आई कि तराजू के 2 पलड़े बराबर करो, लेकिन जब पीडीएम की सूरत में उन्हें हुकूमत मिली तो जेलें सियासी मुखालिफिन का मुकद्दर ठहरी। चेयरमैन पीटीआई जब तक इक़्तिदार में रहे तो मुखालिफ सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल सकी, लेकिन वो जेलों का दीदार बार बार करते रहे। लेकिन जैसे ही पिछले साल इक़्तिदार चेयरमैन पीटीआई के हाथ से गया तो उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। यही दुहाई देते देते वो भी अटक जेल चले गए। अब जब से पीडीएम हुकूमत गई है, एक इत्तेहादी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दुहाई दे रही है। आज पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जहां पर इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबी शेड्यूल देने का मुतालबा किया गया। वहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का मामला भी आज इजलास में उठाया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक इत्तेहादी जमात के रवैये और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जरदारी साहब के सामने रख दिए हैं। अब वही इस मामले को एड्रेस करेंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए।
हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। राय शायद कुछ लोगों का हमारा सीसी में यही था, मगर हमने ये फैसला किया कि हम सदर जरदारी साहब को वो इख्तियार दे कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ होगा, सदर जरदारी साहब हमारा इन एतराज़ात को एड्रेस कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इत्तेहादी जमात का नाम तो नहीं लिया, मगर समझ तो गए हैं कि वो बात किस इत्तेहादी जमात की कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से निकालने का इल्ज़ाम भी इसी इत्तेहादी जमात पर लगाया। सवाल उठता है कि इक़्तिदार से निकलते ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इतनी शिकायतें क्यों होने लगी हैं नून लीग से। एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई मुल्क में हकीकी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, जिसके तहत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबर के मौक़े मिलें, खुला मैदान मिले, या पीपल्स पार्टी भी सिर्फ अपने लिए ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब कैसे अपने मुकदमात जो हैं, अपनी सज़ाएँ हैं, उनका सामना करेंगे? क्या उन्हें आते ही जेल जाना पड़ेगा? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस इत्तेहादी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब वो इत्तेहादी मुश्किल में होता है तो पैर पकड़ता है, मुश्किल से निकलता है तो गला पकड़ता है? बहुत शुक्रिया। ज़्यादा हमारी तरफ उनका रुख है, उनकी मोहब्बत हमारे साथ पहले भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। कुछ अर्सा हम इक़्तिदार में इकट्ठे रहे, शायद वो मोहब्बत अब दोबारा फिर उभर रही है। तो ये इशारा आपकी तरफ था, ये इशारा आपकी तरफ था कि आप लोग जब मुश्किल में हो तो पैर पकड़ने पे आ जाते हैं, मुश्किल से निकल जाएं तो वही हाथ गले पे रख लेते हैं। देखिए, ये बात उन्हें उस दिन करनी चाहिए थी जिस दिन उन्होंने हमारे साथ आकर इक़्तिदार में शामिल हुए, जिस वक्त उन्होंने ये वज़ारतें हमारे साथ आके एंजॉय की हैं। ये बातें बहुत अच्छी होती है जब वो हमारी हर मीटिंग में मौजूद होते, तो वो ये बात वहाँ करते तो ज्यादा बेहतर लगता। इक़्तिदार से अपनी बात चला जाए, उस आखिरी दिन तक रहे और आखिरी दिन तक जफ्तियां डाले और जरदारी साहब बार बार हमारे पास आए और हम उनके पास जाए। ये बात कोई अच्छी लगती नहीं है कि आदमी इतना जल्दी तुक्का लेता भी हूँ, आज एक दूसरे के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करें। बहरहाल वो एक बड़ी जमात के रहनुमा है, उनको ये हक है, इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन। लेकिन ये इतनी नाराजगियां, इतनी शिकायतें एकदम बढ़ क्यों गई आखिरी दिन तक? वाकई आप लोग साथ रहे, कोई बात कहीं से नहीं निकली, बल्कि शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को ही कहते थे, बिलावल भुट्टो को मुखातिब होकर कहते थे कि नवीद कमर आप हमें दे दें। मतलब कि इतना इत्तफाक, इतनी मुफाहमत के साथ आप सब लोगों ने 16 महीने गुजारे हैं, हुकूमत पूरी की है, कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी की है, लेकिन जैसे ही मुद्दत ख़त्म हुई और आप लोगों के इख्तलाफात, एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात इतने बढ़ने लगे कि नौबत यहाँ तक आ गई। क्यों? नहीं, हमारे नहीं है, हमने अभी तक ऐसी इस्तेमाल नहीं किए। हम आज भी क्या ये पार्टी पॉलिसी है कि आप लोग जवाब नहीं देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की किसी भी ऐसी बात का, किसी भी ऐसी तनकीद का? मेरा ख्याल है कि आगे चलकर शायद इतना ज्यादा हम रोजा ना रख सकें, लेकिन फिलहाल हमने ये एहतियात जरूर किया है कि हम समझते हैं कि कल हम इत्तेहादी थे, हमने हुकूमत इकट्ठी की है, हमने एक बड़ी जदोजहद इकट्ठी की है, और ये बड़ा बुरा लगता है कि आदमी हुकूमत इकट्ठी करे और अगले 4-6 दिनों में जाकर बाहर ऐसी ऐसी बातें करे। मेरा ख्याल है कि वो एक पंजाब में अपने एक बयानिया बनाने के लिए बिलावल साहब जाहिर है पंजाब में जब आए हैं तो उन्हें एक नई बात करने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार जरूर किया है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जानती है कि अगर ये बातें वो हुकूमत में रह के करते, जिस वक्त वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे शहबाज शरीफ साहब के, उस वक्त ये अल्फाज दोहराते, जब उनकी पूरे एक फौज थी हमारी कैबिनेट में, उस वक्त ये अल्फाज कहते तो ज्यादा लोग इसको अप्रिशिएट करते। हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसे कोई किसी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का कभी बिलावल साहब ने इजहार नहीं किया था आप लोगों से? नहीं, वो हमारे साथ बड़े खुश थे और आप भी वो हमसे खफा नहीं है। आज बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बात कर दोहराता हूँ, वो हमसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर चीज है कि जब आप बहू को बात नहीं कह सकते मतलब तो अपनी बेटी को कहते हैं। हाँ। हमें क्या, हमें रहे सुना किसी और को रहे, क्या हमें समझ है। कहते बेटी को है, सुनाते बहू को है, वही बात हो गई ना। जी वही बात है। तो वो हमें समझ है कि वो किसको क्या कह रहे हैं,
उन्हें शिकायत किससे है? इत्तेहादी तो आप लोग ही थे ना आपस में। तो जब बात आप करते हैं तो फिर बात इसी तरह करती है। हाजिया साहब आप भी ये बात समझती हैं, मैं भी ये समझता हूँ, पाकिस्तान की कौम भी समझती है। हमसे क्या शिकायत हो सकती है? हम तो उस वक्त शिकायत करते जब हम हुकूमत में थे, उस वक्त तो हमें एक दूसरे को रोज सुबह उठ के और बिलावल भुट्टो साहब आकर मियां शहबाज शरीफ साहब को जफियां डालते थे। उसके बाद हुआ क्या? हमारे पास तो कुछ नहीं है। अब तो क्या गवर्नमेंट आई है, वो इनकी मर्जी से आई है, ये शामिल रहे हैं प्रोसेस सारे में। इन्होंने कहा है सारी प्रोसेस में ये हमारे साथ हिस्सेदार है। एकदम जरूर हुआ है कि मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई हीट कहीं से महसूस हो रही है। तो ऐसी हीट जब महसूस होती है तो मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसी बात की, क्योंकि मेरा अपना जाती ख्याल है। लेवल प्लेइंग फील्ड से उनकी क्या मुराद है कि उन्हें भी, आप लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मरियम नवाज साहिबा बारहा जिक्र कर चुकी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होनी चाहिए। आज यही जो है एतराज़ है, ऐसी शिकायत आज बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, पीटीआई को भी ये शिकायत हैं। मैं तो जोर देकर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, 90 डेज के अंदर होने चाहिए। तमाम लीडर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप लोग बात करते हैं तो फिर ये सबके लिए होना चाहिए ना, आप अपने लिए बात करते हैं। 100% सबके लिए होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सबको ये इख्तियार होना चाहिए, कैंपेन जाके करें, किसी फेवरेट नहीं होना चाहिए इलेक्शन में कोई भी। ये अगर ऐसा मामला करेंगे तो ये इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देती। इलेक्शन की भी पाकिस्तान का, इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जेल में हो और इलेक्शन हो जाए तो क्या ये उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए तो नहीं होगी? देखिए मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन पर कोई ऐसा खतरा है, या पाकिस्तान के कानून की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, या पाकिस्तान की अदालत उनके बारे में कोई फैसला करती है, तो वो तो जाहिर है हमारे पास में नहीं है। लेकिन उसके बाद तो सबके लिए इलेक्शन जो है वो सबके लिए ये चॉइस नहीं होनी चाहिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर होनी चाहिए। और अगर उनकी सारी जमात बाहर है, उनकी जमात अपनी कंपेन करेगी और मुमकिन है उस वक्त अदालत क्या फैसले करती है, ये फैसले अब हमारी हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत में शामिल नहीं है, हमारे पास ये अख्तियार नहीं है। ये मामला उनके सारे मुकदमात जिस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के अंदर है, और पाकिस्तान की अदालतें जब देखेंगी ये मुकदमात ठीक है या गलत है, ये फैसला बाहर पाकिस्तान की कोर्ट से करने। लेकिन हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर इलेक्शन में होनी चाहिए ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो सके। नैब कानून तरमीम के हवाले से जो आज फैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? जाजिया साहब आपने बड़े प्रोग्राम किया, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको बड़ी दफा हमने आपके प्रोग्राम भी शामिल है। ये जो अदारा परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने से बनाया गया था, इस अदारे ने सारे काम किए हैं, लेकिन एक काम इसने नहीं किया जो इसका असल काम था, लोगों का इंसाफ करना। मैं 100 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बता सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि ये अदारा हुकूमतें चेंज करने के लिए, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए, ये हुकूमतें गिराने के लिए, ये लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए, ये लोगों की इज्जतें उछालने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेशुमार जजमेंट इसके बारे में दे सकती है। उन्होंने 90 डेज के रिमांड के बारे में बड़ी जजमेंट दी है। बदकिस्मती से इस अदारे को हर हुकूमत ने अपने मुखालफ के लिए इस्तेमाल किया है, एज ए टूल इस्तेमाल किया। मेरी बात सुनिए, 99 के बाद से आप लोगों को भी हुकूमत का बनाने का मौका मिला 2013 में। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। जब पीपल्स पार्टी इस कानून को बदलने का कह रही थी तो आप लोग उस वक्त राजी नहीं थे। शायद आप लोगों को लग रहा था कि आप लोगों के गले नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को लग रहा था जब आप लोगों की हुकूमत आई कि उनके गले नहीं पड़ेगा। मसला ये है कि जब जब आप लोगों को हुकूमतें मिलती रही हैं तब किसी ने परवाह नहीं की कि हमने इसको बदलना है। लेकिन इमरान खान के दौर में सबको याद आया कि नहीं, हमें नैब कवानीन बदलने हैं। तो ये तो आप लोगों की गलती है, ये तो गलती आप लोगों को एडमिट करनी चाहिए। मैं बिल्कुल, अगर आप मुझे बात पूरी करने देते, सवाल बीच में न करती तो मैं इस तरफ आ रहा था कि जब सियासी जमातें सबको ये इस बात का एहतराम था कि ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन भाग रहे हैं, बिजनेस कमजोर हो रही है, ये नैब वो काम नहीं करा, तो सियासी जमातों को बहुत पहले इस राह को रिविजिट कर लेना चाहिए था। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई तो हमने कहा कि नहीं, नैब हमें नहीं पकड़ेगा, ये पीपल्स पार्टी को पकड़ेगा, इससे हमने रहने दिया। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये नैब हमें कुछ नहीं कहेगा, ये मुस्लिम लीग नून के लिए है। फिर जब इमरान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये नैब मुझे कुछ नहीं कहेगा, ये इन दोनों जमातों के लिए कहेगा। ये जरूर है कि ये सारी सियासी जमातें जो है वो अपने अपने वक्त में इसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती नहीं है। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि इससे पाकिस्तान की जो इकानमी है वो तबाह हो रही है, इससे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर जो है बुरी तरह तबाह हो रहा है। कोई सेक्रेटरी फाइल पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान से लोग बिजनेसमैन बाहर भाग के जा रहे हैं, लोगों की इज्जतें उछाली जा रही हैं। एक केस ऐसा नहीं है, मुझे आप बता सकती हैं कि नैब ने लॉजिकल एंड तक पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
कमजोर केस बनाते हैं, प्रेशर के नीचे केस बनाते हैं, अदालतों में जाके साबित नहीं कर सकते। प्ली बारगेन के अलावा लेकिन आप देखें ना, जो तरमीम आप लोगों ने पिछले साल की, इससे इमरान खान को उनको भी फायदा हो सकता था, लेकिन इमरान खान ने तो फायदा, वो तो क्या उन्होंने ही चैलेंज किया। अगर वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते, 90 रोज़ से जो पहले रिमांड 14 रोज़ हुआ, उसके बाद दोबारा 30 दिन हो गया, ये फ़ायदा तो इमरान खान को भी हो सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ तो इस फैसले को वेलकम कर रही है। अगर इमरान खान की सिचुएशन आज होती है और आज की सूरत हाल होती तो वो कभी भी चैलेंज न करते। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि जब हम सारे हुकूमत में होते हैं, हम यही समझ रहे होते हैं कि ये हमारे मुतल्लिक ला नहीं है, ये हमारे मुखालफों के मुतल्लिक। आज इमरान खान हुकूमत में थोड़ी है। नहीं, जब उसने चैलेंज किया था उस वक्त वो हुकूमत में ही थे। उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि शायद इतना कड़ा वक्त हमारी जमात और हमारे ऊपर भी आएगा। आज अगर उनसे कोई पूछे तो वो कहीं मुश्किल है, आज के हालात में उनके लिए भी मुश्किल था इसको डिफेंड करना। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये हमारे ऊपर एक बड़ा दाग होता। अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस वापस कर दिया, और लोग हमेशा हमें ताने देते कि ये सियासतदानों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इस तरमीम की थी। अच्छा हुआ है कि तरमीम खत्म हो गई है। सब जितने भी पॉलिटिशियन है उनको जाना चाहिए न्याय अदालतों में, वहां जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहिए। जावेद अब्बासी साहब, किस लेवल पर नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं? इंशाअल्लाह भी बड़ा टाइम है, देखें वो टाइम करीब आएगा तो बड़ी अरूज पे समाज जो है इसके बारे में मीटिंग करेगी, तैयारी करेगी। जमात के अंदर इस वक्त भी डिस्कशन है, उसके लिए तैयारी जमात कर रही है। लेकिन कानून भी तो अपना रास्ता बनाएगा ना। हो सकता है बहुत से कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से जहां वो लैंड करें, लाहौर करें, इस्लामाबाद करें, उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, जो पाकिस्तान का कानून उस वक्त रहेगा, जो पाकिस्तान की कानून के अंदर जो मामलात हैं हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। कानून से, लॉ से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी उसके पीछे छुप नहीं सकता। ये फैसला तो बहरहाल अदालती फैसले हैं, इनको अदालतों के अंदर भी लेके जाएंगे, कोर्ट में भी जाना चाहिए और कानून का सामना भी होगा। जो भी उस वक्त के हालात होंगे इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई नुकसान और ख़सारे से जान छुड़ाए बिना मईशत हमारी चल नहीं सकती, दुरुस्त नहीं हो सकती? ख़सारा दूर करना है तो उन सरकारी महकमों को प्राइवेटाइज़ करना होगा जो सालाना कई 100 अरब का नुकसान दे रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे को ही ले लीजिए, सालाना खसारा 40 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA को देखें तो पाकिस्तान को 88 अरब रुपए सालाना नुकसान पहुंचा रही है ये एयरलाइन। कई साल से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल के मजमूई खसारे के बारे में कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट जमा कराई गई कि खसारा 206 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये है हमारे सरकारी इदारे का हाल और ये है इनकी कारकर्दगी। निज़ाम इस हद तक बिगड़ चुका है इनका कि पाकिस्तान का कोई ही इदारा होगा जो अरबों रुपए खसारे में ना चल रहा हो। इसलिए पाकिस्तान का बजट हर साल खसारे से भरपूर होता है। यानी इस साल 14,000 अरब के बजट में लगभग 7,500 अरब का खसारा था। कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाली ये इदारे ऐसे ही नहीं, इसे हमारी साबका हुकूमतों ने बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है। करप्शन तो करप्शन, सियासी बुनियादों पर ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ, इन्होंने इन इदारों का तिया पांचा किया है। वैसे तो हर हुकूमत ने इन सफ़ेद हाथी इदारों के लिए प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सियासी मफादात आड़े आगे तो कहीं ज़ाती मफादात ने अकल सिखाई कि ऐसा करने से जेबें कैसे भरेंगी। नाजरीन, अरबों रुपए नुकसान में चलने वाले इदारों के लिए प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुलाजमीन की छांटियों से बेरोज़गारी और किरायों में इजाफा भी होगा। क्या हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के साथ इन खदशात को मीट कर पाएगी? मैं बात करूंगी डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत का ये एक एजेंडा है, कोशिश है इदारों को प्राइवेटाइज़ करना, जिनका मैंने जिक्र किया PIA खसारे में। इसके अलावा आप स्टील मिल को देख लें, पाकिस्तान रेलवे को देख लें, तो कितना ज़रूरी है और क्या इनको खसारे से, इन इदारों को खसारों से निकालना ही क्या हल है? प्राइवेटाइजेशन ही हल है? देखिए, जब आप खसारे की बात करते हैं तो उसमें एक और खसारा ऐड कर दीजिए और वो डिस्कोस का खसारा है जी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं इस वक्त, जो पिछले महीने जो कंज्यूमर जो सफर कर रहे थे, तो बिजली कंपनियों की जो इनएफिशिएंसी जिसकी वजह से कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस
वो सब के सब जो है वो सार्फिंग के बिलों में डाल दिए जाते हैं, तो वो भी इसी एक खसारे की किस्म है। अगर आप आज के नंबर देखना चाह रही हैं तो आज हमारा एनर्जी का मजमूई खसारा गैस और बिजली को मिला के 5.4 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है। और कंपैरिजन में मैं बता दूं कि ये हमारे मुल्क के दफाई बजट से 3.5 गुना ज्यादा है। तो यकीनन जब तक आप इस तरह के जो छेद हैं इस बर्तन के पेंदे में, जब तक उनको बंद नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी उसमें पानी डालते जाएं वो सारा बह जाएगा। तो हमें इस वक्त अपने जो लॉस मेकिंग अदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाना है। हुकूमत ने नारा जरूर लगाया, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, इन इदारों को की निजकारी के हवाले से ये नारे ज़रूर लगाती रही हैं, प्लानिंग्स भी होती रही हैं, काम भी होते रहे हैं, लेकिन ये हुकूमतें कर क्यों नहीं पाई? देखिए, हर सियासी जमात पीटीआई समेत जब वो हुकूमत में होती है तो वो प्राइवेटाइजेशन की कोशिश करती है, और जो ही वो अपोजिशन में आती है तो वो सबसे पहले जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो उसके खिलाफ उठ खड़ी होती है। और ये चीज़ आप शौकत अजीज के ज़माने से ऑनवर्ड देख लीजिए कि हर सियासी जमात में, जो भी हमारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, अपने अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, लेकिन जो ही वो अपोजिशन में आती हैं उनका रवैया, उनका स्टांस प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मफादात का टकराव होता है, मफादात आड़े आ जाते हैं, हुकूमतों के क्या मफादात जुड़े होते हैं कि वो प्राइवेटाइज कर नहीं पाती? लेकिन ये एक बड़ा, जैसा आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था कि इसमें लोगों को ले ऑफ करना होगा, इसमें कुछ लोग जो है शायद उनकी मुलाजमतें जाएं। अब जो भी उसका फार्मूला बने कि उनको क्या उसके बदले में कंपनसेशन मिले, ये एक आसान तरीका है हुकूमत वक्त की मुखालफत करने का कि जी हुकूमत जो है वो चूँकि इतने लाख अफराद या उनको बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। पीआईए को आपको याद होगा जब आखिरी इसकी अटेम्प्ट हुई तो कराची में जो एहतजाज हुए वहाँ पे 2 कीमती जाने भी ज़ाहिर हुए एहतजाज के दौरान। तो और कोई भी हुकूमत ये मोल नहीं ले सकती खतरा के एहतजाज हो, उसमें कुछ नक्शे अमन का खतरा हो और कुछ फायरिंग करनी पड़ जाए, कोई एक आध इंसानी जान ज़ाया हो जाए तो वो तो पूरी एक तहरीक खड़ी हो जाती है हुकूमत के खिलाफ। तो लेकिन बात ये है ना कि जो बेड़ा इस निगरान हुकूमत ने उठाया है या जो प्लानिंग ये निगरान हुकूमत कर रही है, ये 4 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, अल्टीमेटली तो इलेक्शंस होने हैं। तो क्या ये आगे तसलसल इन इदारों की प्राइवेटाइजेशन का ये बरकरार रह पाएगा? इसी काम को आगे लेके क्या इलेक्टेड आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन को चंद माह का प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करने होते हैं, उसके लिए आपको पूरी फिजिबिलिटी तैयार करनी होती है। निगरान हुकूमत कम से कम ये कर सकती है कि कुछ अदारों की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की जो डील जो होती है वो क्लोज होते हुए साल 1.5 साल बड़े आराम से लग जाता है, वो भी अगर उसमें अदालतें जो हैं वो इंटरफेयर ना कर रही हूँ। अगर उसमें कोई अफेक्टेड पार्टी जो है वो अदालत में जाके स्टे ले आती है, जैसा कि पाकिस्तान स्टील मिल के दौर में हुआ शौकत अजीज साहब के ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे, तो वो अदालत ने उस वक्त उसको स्टे दे दिया और उसको वापस कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट इसको शुरू होना चाहिए, बजाय इसके कि हम जैसे कि पिछली दौर हुकूमत में एक भी चीज़ जो है उसका प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। और IMF जो नाराज़ हुई थी PTI से और PDM से भी, उसमें एक वजह ये भी थी कि दोनों हुकूमतों ने कमिटमेंट की थी प्राइवेटाइजेशन करने की, एक लिस्ट भी शेयर की गई, लेकिन किसी भी लिस्ट पे कोई भी काम जो है वो नहीं हो सका। तो लेट्स होप कि निगरान हुकूमत एटलीस्ट इस पे शुरू कर दे, और फिर हमें देखना होगा कि वो कितनी तेजी के साथ। लेकिन फिर अगली हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ना इसे मुकम्मल करना। काम तो जाहिर है ये इलेक्टेड हुकूमतों का है। तो क्योंकि निगरान हुकूमत अगर शुरू करती है तो हमें याद रखना होगा कि मार्च 2024 में हम दोबारा एक IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे जो 3 साल का होगा मिनिमम, और उस प्रोग्राम की जो एक कमिटमेंट होगी वो प्राइवेटाइजेशन होगी। तो कोई भी इस वक्त हुकूमत में आए मार्च के बाद, वो अनइलेक्टेड सेटअप हो, वो इलेक्टेड सेटअप हो, जो भी आएगा उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अफ़गान तालिबान माने या ना माने, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया बोल रही है कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दों के लिए सेफ़ हेवन बन गया है। यानी जब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज गई हैं और कंट्रोल तालिबान की अबूरी हुकूमत के पास आया है, तब से वहाँ दहशतगर्द तंजीमें बहुत ज़्यादा मजबूत तर होती जा रही हैं। जब ये रिपोर्ट सामने आई कि अफ़गानिस्तान में दाइश, टीटीपी और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, तब तालिबान हुकूमत ने यही मौक़िफ़ दोहराया कि दहशतगर्दों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मगर ताशकंद कॉन्फ्रेंस के शुरका ममालिक ने अफ़गान तालिबान के चेहरे से नकाब उतारते हुए ये वाज़ेह किया है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सब अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों के गठजोड़ से जारी है। यानी पाबंदियों और यकीन दहानियों के बावजूद अफ़गान तालिबान के अलकायदा के साथ करीबी ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ़गान तालिबान ने अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं को अफ़गान हुकूमत में हाई रैंक ओहदे भी दे रखे हैं। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कॉन्फ्रेंस के शुरका ने टीटीपी के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए हैं और वहीं से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी नायब सफ़ीर ने यह कहा कि नेटो के हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगने के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह ने ख़बरदार करते हुए कहा कि तारीख़ अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखलाक को एक ख़तरनाक गलती के तौर पर देखेगी, क्योंकि इसी वजह से यहाँ दहशतगर्दों को दोबारा से अपने कदम जमाने का मौका मिल गया है। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट मिलने पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका समेत दूसरे ममालिक की तशवीश अब बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में हालात ऐसे ही अगर ख़राब रहते हैं तो क्या एक और वॉर ऑन टेरर शुरू हो सकती है? ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी सेंसिटिव है, कितनी परेशान कुन है और दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? मैं बात करूँगी दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, जब से अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत आई है, जब इनसे बातचीत भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, तब ये कहा गया था इनकी तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से, कि इनकी ज़मीन जो है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बाद में आपने देखा कि पाकिस्तान में पिछले साल से हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है और पिछले 2-3 हफ़्तों से JUI को तवातुर से निशाना बनाया जा रहा है। ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए? क्या अब दुनिया को ये रियलाइज़ हो रहा है, बशमूल अब अमेरिका को भी, कि वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी गलती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जॉन मैकेंजी जो फॉर्मर सेंटकॉम कमांडर थे, उनकी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत इट वाज आवर फॉल्ट। और उसके बकौल ये है कि वहाँ पे अब जो IS के है वो दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ। और जो प्रेजेंट सेंटकॉम कमांडर है जनरल एरिक, उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे अभी हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान में एज पर द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट है, देयर आर 20 ग्रुप्स, लेकिन मेनली उनमें अलकायदा है, अलकायदा सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले हैं, TTP वाले भी हैं, फिर इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट वाले हैं और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाले भी हैं। तो ये सारे जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो लिथल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इनका बेसिकली इट्स नॉट ओनली दे आर थ्रेटनिंग पाकिस्तान, बेसिकली इनका थ्रेट सेंट्रल एशिया को भी है, चाइना को भी है, रशिया को भी है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज किया है कि दिस थ्रेट इज रियल। और स्पेशली अलकायदा के, जिस तरह हमने सुना कि अलकायदा को अभी जो जिनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है विद अफगान तालिबान, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझने वाला है कि अलकायदा की जो उसामा बिन लादेन थे, उन्होंने बैयत की थी मुल्ला उमर के। ऐमन ज़वाहिरी ने बाद में मुल्ला अख्तर मंसूर की बैयत की थी। और अभी जो सैफ आदिल है, इसने भी अमीर उल मोमिनीन मौला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को एक्सेप्ट किया है। सो एक अंडरस्टैंडिंग इनमें डेवलप हो रही है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो समझने वाला है, वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है, जो एक और थ्रेट जो डेवलप हो रहा है, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। और उनकी स्ट्रेंथ बता रहे 4,000 to 6,000 है। और जो स्पेशली दे आर गैदरिंग
नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान और वो सेंट्रल एशियन वो समझ रहे हैं कि थ्रेट यहाँ से ओरिजिनेट होगा टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। और आइस के जो हमले हुए हैं विद इन अफगानिस्तान, आपने देखा कि गुलबदीन हिकमतयार पे हमला हुआ, देन पाकिस्तानी एम्बेसी पे हुआ, रशियन एम्बेसी पे हुआ, और फिर चाइनीज इंजीनियर जिस होटल में ठहरे थे वहां पे हुआ, और पाकिस्तान में पेशावर में एक इमाम बाड़े पे हमला हुआ, और बाजोड़ में आपने देखा JUI का जो रैली हो रही थी वहां पे हमला हुआ। सो ब्रिगेडियर साहब एक सवाल का जवाब दें, अगर दुनिया अफगान तालिबान को रिकग्नाइज कर लेती, जैसे अमेरिका वहाँ से निकल गया था, उन पर पाबंदियाँ ना लगती, पाकिस्तान भी दुनिया के साथ ही एक्सेप्ट करता, तो क्या हालात मुख्तलिफ होते? क्या ये हमले ऐसे ही जारी रहते? आज उनके पास पैसा नहीं है, आज उनके पास वसाइल नहीं हैं, आज उनके पास सहूलतें नहीं हैं, वो कैसे इन मसाइल को अफगान तालिबान ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, बात यही है कि अभी मैं सुन रहा था सुहेल शाहीन को, वो सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा था। ये जो मसाइल अफगानिस्तान के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामिक स्टेट एक थ्रेट है अफगानिस्तान के लिए, वो TTP से भी वो डरे हुए हैं, और इसके अलावा जिस तरह आपने बात की वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उनके रिस्पॉन्स फ्रोजन है, तो उनके अपने अंदर से बहुत सारे मसाइल उठ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दोहा एकॉर्ड की बात करते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, ट्राइलेटरल मीटिंग जो रिसेंटली हुई थी जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान शामिल थे, उसमें एक गारंटी उन्होंने दी थी कि अफगान स्पेस विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट अटैक अक्रॉस द बॉर्डर। बट डिस्पाइट ऑल दैट कि हमने देखा कि अक्रॉस के खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ोब में जो हमले हुए और रिसेंटली चतराल में जो हुए, तो हेवन से वहां से लोग ऑपरेट करें अनफॉर्चुनेटली, और एविडेंस है डिस्पाइट द फैक्ट अफगान इसको डिनाई कर रहे हैं। नहीं, ये जो JUI पर हमले हो रहे हैं, क्या ये आपको टारगेटेड हमले, ये अटैक लगते हैं? JUI को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है? हाँ, इसका एक फैक्टर है। समझने वाली बात यह है कि बाजोड़ में जो सुसाइड अटैक हुआ JUI की रैली में, बाजोड़ में बेसिकली वहाँ के जो उलमा थे, मुफ्ती थे स्पेशली, जो सारे देवर एफिलिएटेड विद JUI, उन्होंने एक फतवा दिया था कि जितने यहाँ पे दाइश के हैं इनके साथ कोई कॉपरेशन नहीं होगी और इनके खिलाफ हथियार उठाने हैं। जो जिसने फतवा दिया था, बेसिकली एवरीबॉडी वाज किल्ड, और ये रैली थी, इस पे भी फिर सुसाइड बम्बिंग हुई। सब्सिक्वेंटली JUI एक टारगेट यकीनन बनी हुई है, और इसी तरीके से हाफिज अहमदुल्लाह और जो, तो अब हमें किस से निपटना है? एक तरफ TTP टारगेट करता है, हमले करता है, TTP से आपके मुज़ाकरात माजी में भी हुए, उनका क्या फ़ायदा है कि आज भी हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत है, या माजी जैसे ऑपरेशंस की ज़रूरत है? दूसरा नया जो चैलेंज पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनता जा रहा है, दाइश, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, जो JUI को निशाना बना रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं? क्या इसका हल माजी जैसे ऑपरेशंस ही हैं क्या? नहीं, ऑप्शंस देखिए, पहले ऑप्शंस तो अफगान तालिबान को बड़ा क्लियर दिए हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने कैटेगोरिक भी बताया हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी इन द पास्ट कि जो अफगान तालिबान को जो अफगानिस्तान के अंदर है उनको रिलोकेट करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो कुछ उन्होंने रिलोकेट किए, बट स्टिल मेजॉरिटी दे आर कुन्नार में है, नूरिस्तान में है, बदख्शान में है, पक्तिका में है, तो वहां से ये स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक डिप्लोमेटिक, यकीनन डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रेशर रखना चाहिए। एट द सेम टाइम मैसेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑलरेडी दिया है कि एनफ इज एनफ। अभी आपने देखा है कि जिस तरीके से तोरखाम बॉर्डर आज खुला है और उनकी रिक्वेस्ट पे खुला है, क्योंकि देखे लॉस पाकिस्तान का नहीं होगा। वैसे तोरखाम बंद होता है, चमन बंद होता है, तो लॉस अफगानिस्तान का है। और देखिए पाकिस्तान, हम तो ऑल आउट है टू फैसिलिटेट अफगान, क्योंकि पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज लिंक्ड विद पीस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो वो फैक्टर है। अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास 3 मिलियन यहाँ पे है। वी आर लुकिंग आफ्टर देम फॉर द लास्ट 4 decades। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये मसाइल हो रहे हैं, तो इसलिए चीफ ने बड़ा क्लियर कहा है जत्थों से बातचीत नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल लोगों से बातचीत हो सकती है, एंड देन सब्सिक्वेंटली वो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।